हेलो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री में देखा कि हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए गए हैं, उसमें किस तरीके के प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या अप्रोच रखनी है और किस तरह से डिमार्केशन किया गया है सारे टॉपिक्स का क्रोनोलॉजिकली। अब हम उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टोन एज पे। स्टोन एज एक इम्पोर्टेंट है, अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें या टाइमलाइन पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों से स्टोन एज के क्वेश्चन जो आते हैं वो सीधे सीधे आते हैं। और दूसरा क्या, इसमें बहुत बड़ी टाइमलाइन को कवर किया गया है। ठीक है, स्टोन एज में इंपॉर्टेंट तीन ही एस्पेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं, फिर उनकी लिविंग स्टाइल पे या खान पान की शैली पे, या फिर कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो खोजे गए हैं, जैसे कि कब खोजे गए हैं, किसने खोज की है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं, जब हम स्टोन एज की बात करते हैं तो उसे ब्रॉडली चार पार्ट्स में बांटा गया है। एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल। ये जो डिवीजन है वो उनके द्वारा उस समय के लोगों द्वारा जो उपयोग किए गए टूल्स हैं उन्हीं पर बेस्ड है। अब हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल को जो है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक का कवर किया गया। ये आप समझ रहे होंगे कि ये आइस एज का टाइम भी है, हिम युग जिसे कहते हैं। इसको फिर आगे जो है सब डिवीजन किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल 1 लाख ईस्वी तक का है, फिर उसके बाद 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये जो डिवीजन है, ये जो यूज करते थे पत्थर, एक सिंपल पत्थर के टुकड़े से लेकर जो एक मतलब किनारे पे धारदार बनाना, या फिर उनमें जो भी रिफाइंड किए जा रहे हैं, जो छीले जा रहे हैं या शल्कन किया जा रहा है, फ्लैग्स बनाए गए, उस तरीके से जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिवीजन किया गया है। और फिर उन लोगों के रहने के स्थान, जो जैसे पहले जो है सबसे स्टार्टिंग में गुफाओं में, और जो कठोर मतलब या चट्टानी गुफाएं थी, आप समीप में ही या पास में जहां पे नदियां थी, ये इन दो चीजों का उन्होंने खास ख्याल रखा था अपने, जहां पे भी जो उनका अधिवास था मुख्यतः उस पर। अब इसको हम देखते हैं कि ये 3 पार्ट में बांट रखा है। फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक का है आता है। ये जो है अलग अलग, ये मध्य पाषाण काल को ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं। ये डिमार्केशन की वजह ये है कि कहीं पर जो है 7,000 से ही नियोलिथिक एज स्टार्ट हो जाती है, कहीं पर जो है 4,000 ईसा पूर्व के बाद जो है नवपाषाण कालीन बस्तियां आना शुरू हुई हैं। फिर उसके बाद आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक आता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बस्तियों का जो डेवलपमेंट फेज रहा है, जो विकास क्रम रहा है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर अलग अलग कालखंड में विभाजित किया गया है इन काल को। फिर उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। इसमें ताम्र पाषाण काल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पत्थरों के हथियारों या उपकरण के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग जो है आरंभ हो गया था। अब आते हैं हम पूरा पाषाण काल। तो हमने देखा कि हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट 3 फैक्ट पे ज्यादा ध्यान रखना है कि उनका साइट्स कौन कौन सी हैं, उनकी रहन सहन या लाइफ स्टाइल किस तरीके की थी, और उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पूरा पाषाण काल पे जब आते हैं तो पूरा पाषाण के स्थल में है एक तो सोहन घाटी, फिर नर्मदा घाटी, कृष्णा घाटी और छोटा नागपुर पठार। ये जो है 4 जो है स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोहन घाटी जो है ये पंजाब वाले एरिया में है, नर्मदा घाटी ये नर्मदा नदी के आसपास, छोटा नागपुर पठार ये यहाँ पर है, और साउथ में जो है आपका कृष्णा घाटी, जो ये मुंबई से नीचे जाएंगे या महाराष्ट्र से नीचे जाएंगे तो ये नर्मदा घाट, ये कृष्णा वैली जो है ये यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें ये साइट्स हैं। इसमें वेबसाइट जब हम पीडीएफ आपको देंगे वहां पे डिटेल में आप साइट का यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं कि मार्क दिया हुआ है कि कौन सी पैलियोलिथिक है, नियोलिथिक है और मेसोलिथिक है। अब इस समय हम देखेंगे कि उपकरण किस तरीके के प्रयोग करते थे। इस समय
उपकरणों में सीधे सीधे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से है ये जो, जैसे यहाँ पे ये जो हमने देखा कि यहाँ पे फाइन किया गया, नोकीले पत्थर बनाए गए, फिर यहाँ पर देखते हैं कि धीरे धीरे नोकीले और बढ़ते जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब हम नीचे आएंगे कुछ पत्थरों में तो देखेंगे कि दोनों तरफ ही नोकीले कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मोटाई है इनकी भी ये मोटाई कम हो गई है। यहाँ पर एकदम सीधे सीधे पत्थरों के स्थान की यहाँ पे बदलाव आते आते इन सब जगहों पर देखेंगे कि अलग तरीके से डेवलप हो गए। इससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से हथियार में जो है डेवलपमेंट क्रमशः हुआ है। अब इसके इंपॉर्टेंट इस समय के हैंड एक्स है, वेदिका है, चॉपर है, पेबल्स और फ्लैक्स, ये एक तरह से सब मतलब मोटे या मतलब कह सकते हैं कि उनमें जो है फाइननेस कम थी, नुकीले कम हुआ करते थे। अब इन लोगों की जीवन शैली के बारे में देख लेते हैं। तो जीवन शैली में ये लोग जो है मुख्यतः शिकारी और संग्रहकर्ता थे, जो शिकार करते थे डेली बेसिस पे, ये शिकार करते थे, उसी चीज को जो है इकट्ठा करते थे, जितने दिन तक रह सकता था, 1 दिन 2 दिन, बस उसी को करते थे, फिर अगले जो है शिकार के लिए थे। तो मतलब कोई ऐसा मतलब स्टैटिक इन लोगों की या आप कह सकते हैं कि स्थिर जो है जीवन शैली नहीं थी। ये लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, क्योंकि कंदमूल भी या फल फ्रूट पर भी निर्भर थे और साथ में शिकार भी करते थे। अब परिधान की बात करें तो पहले जो है स्टार्टिंग में, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि 3 डिमार्केशन किए गए, उच्च, मध्य और निम्न पूरा पाषाण काल। तो जब अगर उच्च की बात करेंगे तो जो सबसे पहले था तो उसमें जो है हम देखेंगे कि पत्ते ही बांधते थे शरीर पर। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उनकी जो टूल्स हैं जब वो फाइन होते गए, छोटे होते गए, तो उससे क्या किया गया कि जब शिकार करते थे तो वो खाल जो है जानवरों की छीलने में समर्थ हुए। तो अब जब वो खाल छीलने में उनको आसानी हो गई अपने टूल्स के जरिए, तो उन्होंने जानवरों की खाल भी पहनना शुरू कर दिया आगे। फिर उसके बाद ये इन लोगों का जो आवास स्थल था ये मुख्यतः प्राकृतिक गुफाएं थी और नदियों के किनारे जो है ज्यादातर रहते थे। या तो इससे एकदम स्टार्टिंग की बात करेंगे तो वो खुले क्षेत्र में रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये पद्धति अपनाई। अब हम आते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूरा पाषाण काल जो है हिम युग से संबंधित है या आइस एज से संबंधित है। फिर सेकेंड पॉइंट आता है कि पूरा पाषाण काल के लोगों को ही क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है, या क्योंकि वो लोग जो जिन पत्थरों का यूज करते थे वो कठोर होते थे, उनका कठोर पत्थरों को क्वार्टजाइट भी कहा जाता है। ठीक है, इसी जब ये फेज अंत हो रहा था या अंतिम चरण में हम देखते हैं कि होमोसेपियंस का भी उद्भव होने लगता है, क्योंकि ये जो काल का है तो पूरा पाषाण काल में मुख्यतः निग्रोटो या निग्रो वंशक्रम से संबंधित थे। इनके जो हमने स्थल जो है इंपॉर्टेंट स्थल का पहले ही बात कर लिया है। अब आते हैं हम मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में देखते हैं कि स्थान भी चेंज हुआ है और इसके कई इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान में, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में, जो कि शैल चित्रकला से भी संबंधित है। और कई एविडेंसेस जो है प्रागैतिहासिक कालीन जो है यहाँ भीमबेटका से पाए गए हैं। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में, महादावा उत्तर प्रदेश में, लंगनाज गुजरात में। ये पीसीएस में भी कभी कभी मिलाने को या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं कि इनके उपकरण किस तरीके के थे। तो हमने देखा क्या है कि इन्होंने किनारे पर नुकीले होते थे। अब देखिए इस काल तक जो है तीर धनुष का प्रयोग होने लगा था। अब तीर धनुष का प्रयोग होने लगा तो पहले क्या था कि मोटे मोटे पत्थर थे तो वो नजदीक के ही जानवर को मार पाते थे, इतनी दूर तक शिकार कर पाना मुश्किल था। लेकिन जब तीर धनुष का शिकार हुआ तब वो दूर तक के शिकार को या पक्षियों को भी, अभी तक क्या था कि पक्षियों को मारने में असमर्थ थे, लेकिन अब क्या है कि तीर धनुष से वो पक्षियों को भी मार सकते थे, साथ में मछलियों का भी शिकार कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ, उनके पास जो है एक तरह से शिकार करने के लिए ज्यादा चीजें अवेलेबल हो गई। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने तीर धनुष या ट्रेपीज या क्रिसेंट अर्धचंद्राकार, ये सारे जो है आपने देखा कि इनके टूल्स जो है और ज्यादा परिष्कृत हुए आगे। ठीक है, इनको जो है हम माइक्रोलिथ भी कहते हैं।
अब इसी काल में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि जब ये शिकार करने लगे, ज्यादा संग्रह होगा, तो अब क्या है कि पॉटरी का भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं पॉटरी भी मध्य पाषाण काल में ही पॉटरी या मृदभांड भी जो है मृदभांड संस्कृति स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब अधिशेष रहेगा तो उसको रखने की जरूरत पड़ेगी। अब रखने के लिए होगा तो रखने के बर्तनों की जरूरत होगी, तो वो मिट्टी के जो है सादे, स्टार्टिंग में तो सादे बर्तन बनाए गए, लेकिन ये किस तरह से डेवलप हो गए, तो पॉटरी कल्चर भी, मृदभांड संस्कृति भी इसी काल से स्टार्ट हो गई थी। अब इन लोग की जीवन शैली क्या है कि इसमें चेंजेस क्या हुआ कि पहले सिर्फ हंटर एंड फूड गैदरर डायरेक्ट थे, अब क्या हो धीरे धीरे इन लोगों ने जो है एक जगह स्थानीय बस्तियां हल्की हल्की मतलब स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब आसानी हो गई थी शिकार करने की। अब जो है कम दूरी पर ही इन्हें शिकार जो है अवेलेबल थे। दूसरी चीज, इन्होंने जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया था इसी काल से। अब देखते हैं कि इन्हें शिकारी और चरवाहे के रूप में भी जाना था। ये काल जो है, हमने पैलियोलिथिक के बारे में कहा था कि वो जो है आइस एज से ज्यादा संबंधित था, क्वार्टजाइट मैन कहलाते थे। लेकिन अब मेसोलिथिक काल को बोलेंगे तो ये होलोसीन युग से संबंधित था। इसमें जो आदमगढ़ और बागोर राजस्थान में है, आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो है पालतू जानवरों को पालतू बनाने के जो है सबसे आरंभिक जो एविडेंस है वो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी काल से संबंधित है। ज्यादातर जो पेंटिंग्स हैं भीमबेटका की वो मध्य पाषाण काल से ही संबंधित है। तो उससे भीमबेटका से हमें जो है उस काल के लोगों की जीवन शैली और वो किन चीजों पर निर्भर थे, उनकी जिंदगी में क्या चीजों का इंपॉर्टेंस था, वो किस तरह से सामाजिक व्यवस्था थी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उन्हीं चित्रकलाओं से जानने का प्रयास किया गया है। अब हम आते हैं नवपाषाण काल पर। नवपाषाण काल एक ऐसा काल है, इसको कहीं कहीं बोला जाता है नवपाषाण काल रिवोल्यूशन भी बोला जाता है या नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इस समय जो खोज हुई है उन्हीं ने आगे हड़प्पा सभ्यता के लिए एक बेस बनाया था, जहां पे हड़प्पा सभ्यता जैसी पहली फुल फ्लेज्ड नगरीय सभ्यता का जन्म हो पाया। तो नवपाषाण काल की मुख्य बस्तियों में आता है आपका चिरांद बिहार में, बुर्जहोम गुफा कराल कश्मीर में, भीमबेटका मध्य प्रदेश बेलन घाटी और मेहरगढ़ में ही गेहूं और जौ के पहले कृषि के साक्ष्य जो है मेहरगढ़ में ही मिले हैं। गेहूं के साथ में कपास की खेती, कॉटन के, ये भी साक्ष्य जो है मेहरगढ़ में ही मिला है। तो अब इनकी जीवन में क्या चेंजेस आए होंगे, ये हम सीधे इसी चीज से, कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं कि अब जब खेती करने लगे हैं तो कृषि अधिशेष होगा, तो पहले तो पॉटरी में रिफाइननेस और ज्यादा आएगी, जो मृदभांड बनेंगे अब और बड़े बनेंगे। दूसरी चीज, अब क्या है कि स्थानीय बस्तियों का जो है एक या स्टैटिक, जिसको मतलब एक जगह बस्तियों की स्थापना शुरू हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कपास की खेती की, तो इन्होंने अपने पहनने के लिए अब जानवरों की खाल या पत्तियों से हटकर अब जो है नॉर्मल कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया था। इसकी इंपॉर्टेंट साइट हमने देख लिया। अब इन्होंने उपकरण में देखते हैं कि और ज्यादा जो है रिफाइन होते जाते हैं। उसमें जो है कुछ उपकरणों के यहाँ फोटो दिए गए हैं, और इसमें यही चीजें हैं कि जो चीजें जैसे तीर धनुष बन रहा है या फिर जो पत्थर के उपकरण बन रहे हैं वो ज्यादा और फाइन होते जाते हैं और नुकीले होते जाएंगे, नुकीले के साथ साथ हल्के भी हुए। अब ये इसमें जो है जीवन शैली में क्या बदलाव आया था, ये गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट कर दिया था, कपास की, क्योंकि वस्त्र पहनना स्टार्ट कर दिया था इसी काल में। फिर इनके जो आवास थे वो मिट्टी के बने हुए थे, मिट्टी और जो झाड़ होती है या सरकंडा, सरपत टाइप का कहा जाता है, जो पत्तियां लंबी लंबी होती थी, उनसे जो है बने होते थे। खेती, जब खेती करना स्टार्ट किए तो लोग जो है समूह में रहने लगे, एक जगह पर रहने लगे। बुर्जहोम में हमें कुत्ते का जीवाश्म भी मिला है, और साथ में ही बुर्जहोम और गुफा कराल में कुछ खबरों से हमें जो है मानव के साथ कुछ जो है बर्तनों का या डेली रोजमर्रा जो यूज किए जा रहे थे सामान, उनका भी खबर में ही मिले हैं। इससे ये पता लगता है कि वो मरने के या मृत्यु के बाद एक नए जीवन के बारे में भी आस्था डेवलप होना शुरू हो गई थी। ये लोग जो है मृदभांड बनाने वाले आरंभिक व्यक्ति थे। ठीक है, साथ में इन लोगों ने पहिए का भी, ये जो मृदभांड बना रहे थे या पॉटरीज बना रहे थे वो
पहिए पे या चाक पे बनाए जा रहे थे, जिससे और ज्यादा फाइनेंस बड़ी होगी, क्योंकि हमने पहले जो है इसके पहले के ही काल में आग और पहिए का आविष्कार जो हो चुका था, और ज्यादातर ये सारे जो है यूज में आए हैं मेसोलिथिक पीरियड में या मध्य पाषाण काल में। अब हम आते हैं ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों। ताम्र पाषाण काल को एनालिथिक काल भी कहा जाता है। इसमें जो है पत्थरों के उपकरणों के साथ जो है तांबे का भी प्रयोग आरंभ हो गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी बस्तियां ताम्र पाषाण कालीन मुख्यतः है, चाहे आहड़ हो, बनास राजस्थान की हो, जोरवे हो, मालवा, ये सारी कहीं ना कहीं उन स्थानों से समीप थी, में नजदीक थी जहां पर तांबे की खान पाई गई है। जैसे खेतड़ी, इनके उपकरणों में जो है हैंड एक्स थी, हसिया और तांबे की बनी वेदिकाएं हैं, जिन्हें इन पिक्चर्स को आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह के हथियार इस काल में बनाए गए थे। इन लोगों की जीवन शैली की बात करें तो इस समय जो है ड्रास्टिक चेंज हुए थे, जैसे खान पान की शैली में, क्योंकि गेहूं, जौ, चावल, दाल, तिल, ये सारी चीजें अब बोई जाने लगी थी। जानवरों को पालतू बनाया गया था। इसमें जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सारी चीजें थी। हाँ, घोड़े के अवशेष अभी तक नहीं प्राप्त हुए थे। ये हम क्लियरली नहीं कह सकते कि घोड़ों के बारे में या हॉर्सेस के बारे में इन लोग को जानकारी थी या नहीं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था इससे रिलेटेड। फिर परिधान की बात करें तो इन्होंने कॉटन का यूज किया था। फिर पॉटरीज इस समय जो है मास लेवल पे बनाई जाने लगी थी, क्योंकि जब प्रोडक्शन हो रहा था, जब खाद्य उत्पादन हो रहा था, तो उनके रखने के लिए कॉमन है कि बर्तनों की जरूरत पड़ी होगी। और फिर अलग अलग तरीके के जो हम देखते हैं कि भांड संस्कृतियां इसी काल में आई थी। फिर सावधान की बात करें तो हर जगह अलग अलग तरीके की, जैसे हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि कहीं जो है नॉर्थ साउथ में दफनाया गया था, कहीं ईस्ट वेस्ट करके दफनाया गया था। अभी भी घरों की बात करें तो मिट्टी के ही घर सामान्यतः बने हुए थे। अब जो है हमें ये फर्स्ट में रॉबर्ट ब्रूस फूड को जो है भारतीय स्टोन एज का, इंडियन स्टोन एज का जो फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले चेन्नई के पल्लावरम से हैंड एक्स की खोज की थी। फिर उसके बाद ही स्टार्ट हुई थी इस चीज के बारे में, या पैलियोलिथिक एज के बारे में जो स्टडी है उसके बाद ही स्टार्ट हुई थी। खेती के सबसे पहले प्रमाण जो है मेहरगढ़ में मिला है। फिर बेलन घाटी एक ऐसी है कि जहां पे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों संस्कृतियों के एविडेंसेस मिले हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इन सारे जो डेवलपमेंट्स हुए थे, ये जो नई नई बस्तियां सारी बनी थी, वो जब चरमोत्कर्ष पे अपने पहुंचती हैं, तो कहीं ना कहीं वही आगे जो सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पाई नगरीय बस्ती थी, उसके उद्भव के लिए जो है आधार का काम की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से सभ्यता डेवलप हुई थी, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे, उनके इंपॉर्टेंट स्थल कौन कौन से थे, फिर उनका पतन किन कारणों से हुआ, उनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, फिर उसके बाद हड़प्पा के पतन के बाद किस तरह से वैदिक काल आया या वैदिक सभ्यता का पुनर्जन्म हुआ, ये हम देखेंगे।